following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको एक चार्ट दिया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस रेंज के रेडिएशन से कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उनसे आप लोग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, फिर आपने पढ़ी वाइब्रेशन की स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आपने दोनों को मिलाकर पढ़ा जिसको आप लोग बोलते हो रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आपने स्टार्ट की रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अभी तक आप लोग रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ चुके हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर आपकी वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है या फिर उसके अंदर क्या क्या पढ़ते हो, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशन वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 25 of physical chemistry. अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, एक सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उसके बाद आपको जाना है RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर आपको फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से देखने को मिल जाएगी प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर पहले क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपकी वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, यहां से आपके पास बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। इससे आपके पास क्या होने वाली है, रोटेशन वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होने वाली, जो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर ही देने वाला हूं। तो वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास क्या है, रोटेशन वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके पास ज्यादा ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं यहां पर लिखी हुई है हेडिंग आपके पास यहां पर क्या है, वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते वक्त आपको कुछ एक्सप्रेशंस मैंने याद कराया, जैसे कि आपके पास अगर मोशन होता है हार्मोनिक तो एनर्जी आपके पास क्या बन जाती है, En = n+1/2 इंटू में ओमेगा ई। मैं बात कर रहा हूं सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास होता है सिलेक्शन पास क्या होता है, वो डेल्टा n = ±1। अगर आपका मोशन होता है n हार्मोनिक तो आपके पास क्या हो जाएगा, En = n+1/2 इंटू में ओमेगा ई माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। और यहां पर जो होता है आपका सिलेक्शन पास क्या होता है, वो डेल्टा n = ±1 +-2 +-3 +-4, यानी कि आपके पास सारे क्या होते हैं, ऑल आउट हो जाते हैं। +-1 के अलावा आपके पास जो दोनों होते हैं इसको आप लोग क्या बोलते हो, ओवरटोन्स बोलते हो, या फिर आप लोग इन्हें क्या बोलते हो, हॉट बैंड बोलते हो। और ओवरटोन्स और हॉट बैंड दोनों के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होने वाली है, बहुत ही कम इंटेंसिटी की पीक देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो सारी के सारे पास कहां पर होती है, ग्राउंड स्टेट के अंदर ही होती है। यानी कि डेल्टा n = +1 की कोरस्पॉन्डिंग +-1 की कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या देखने को मिलती है, ज्यादा इंटेंस पीक देखने को मिलती है। ओवरटोन से कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पर ज्यादा इंटेंस पीक देखने को नहीं मिलती है। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आपको पढ़नी है वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले बात करता हूं कि आपके पास आखिर रमन शिफ्ट यहां पर क्या होने वाली है। अगर मैं बात करता हूं वाइब्रेशंस के एनर्जी लेवल की, तो वो मैंने यहां पर बनाया हुआ है। आपके पास यहां पर क्या होती है, वाइब्रेशन के लेवल होते हैं n = 0, n = 1, n = 2, n = 3। अगर मैं डालूंगा इसके ऊपर कोई भी आपके पास एनर्जी डालने वाला हूं, मैंने डाल दी यहां पर एनर्जी किसकी, यूवी लाइट की, यानी कि मैंने डाल दी यूवी रीजन की लाइट डाल दी है। तो आपके पास क्या होने वाला है, ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये आपके पास पहले कहां जाएगा, वर्चुअल स्टेट के अंदर चला जाएगा। अगर मैं डालने वाला हूं यहां पर आई रीजन की लाइट, तो आपके पास क्या होने वाला है, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां से कहां चला जाएगा, n = 1 में जा सकता है, n = 2 में जा सकता है, n = 3 में जा सकता है। यानी कि अगर मैं डालूंगा IR तो वो वर्चुअल के अंदर नहीं जाने वाला, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या होने वाला, छोटे मोटे ट्रांजिशन होने वाले हैं। लेकिन अगर मैंने अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया और मैं कहां पहुंच गया, यूवी लाइट तक पहुंच गया, तो उसके पास क्या होने वाला है, पहले आपके पास पार्टिकल होने वाला है यहां पर नीचे, ये पार्टिकल पहले कहां जाएगा, ये पार्टिकल पहले जाने वाला है वर्चुअल स्टेट के अंदर। और अगर आपने डाली है लाइट, यूवी लाइट आपने यहां पर डाली है और आपका पार्टिकल कहां चला गया, वर्चुअल स्टेट के अंदर चला गया, तो वापस भी आएगा। और वापस अगर वो कहां पर आ जाता है, n = 1 के अंदर आ जाएगा, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, रमन शिफ्ट आप लोग इसको बोलते हो। रोटेशन को पढ़ते वक्त अगर आपका पार्टिकल j = 0 से गया और वापस से अगर आ जाता है j = 0 के अंदर, पास क्या आती है, उसके बाद में लाइन आती है, रेले लाइन आती है। लेकिन अगर आपका पार्टिकल j = 0 से j = 2 में जाएगा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रमन शिफ्ट
बोलते हो। लेकिन वाइब्रेशन मोशन को पढ़ते वक्त आपके पास डेल्टा n इज इक्वल टू +-1 भी अलाउड है, +-2 भी अलाउड है, +-3 भी अलाउड है। सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। जो ये बात के हैं +-2, +-3, +-4 आपके पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। यानी कि सबसे मेजर को क्या पढ़ना है, +-1 ही पढ़ना है। तो अगर आपका पार्टिकल n इक्वल टू 0 के अंदर है और यहां से उसने क्या किया, लाइट को किया है एब्जॉर्ब, कहां चला गया, वो वर्चुअल के अंदर चला गया, और अगर वो वापस आ जाता है n इक्वल टू 0 के अंदर ही, तो इस ट्रांजिशन को क्या मिलने वाला है, एक म्यू रेले मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका पार्टिकल जे n इक्वल टू 0 से उठाया और वापस से कहां पर आ गया है, वो n इक्वल टू 1 में आ गया है, तो इजी आपके पास क्या हो जाएगी, रमन शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि आपको क्या मिलने वाले हैं, स्टोक्स भी मिलने वाली है और आपको क्या मिलने वाली है, एंटी स्टोक्स भी मिलने वाली है। n इक्वल टू 0 से गया है और आगे कहां गया, 1 में आ गया। यानी कि क्या किया उसने, कुछ ना कुछ एनर्जी को यहां पर क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, कुछ घटी फ्रीक्वेंसी क्या गया, बाहर निकला है। अगर कम से निकला तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, स्टोक लाइन बोलते हो। अगर निकला जाता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, एंटी स्टोक लाइन बोलते हो। तो स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन आपके पास यहां पर भी आने वाली है। कम वाली क्या होती है, स्टोक, ज्यादा वाले पास क्या होती है, एंटी स्टोक होती है। लेकिन आपके पास एंटी स्टोक लाइन आपके पास कब आने वाली है, मान लीजिए आपके पास पार्टिकल क्या होने वाला है, आपका पार्टिकल n इक्वल टू 5 के अंदर है, आपने क्या किया, लाइट डाली है, क्या गया, ऊपर चला गया। फिर अगर ये आएगा वापस यहां पर n इक्वल टू 4 के अंदर, यानी कि क्या हो गया, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बाहर निकले, सब लोग क्या बोलते हो, एंटी स्टोक लाइन बोलते हो। तो एंटी स्टोक लाइन के आपके पास कब चांसेस होने वाले हैं, जब आपका पहला पार्टिकल कहां प्रेजेंट हो, n इक्वल टू 5 के अंदर प्रेजेंट हो। लेकिन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते वक्त आपने क्या कहा था कि जो आपके पास होती है मैक्सिमम पॉपुलेशन, वो आपके पास कहां होती है, ग्राउंड स्टेट के अंदर होती है। यानी कि यहां पर आपके पास पॉपुलेशन होने वाली ही नहीं है। और अगर आपके पास यहां पर पॉपुलेशन नहीं होने वाली है, इसका मतलब कि एंटी स्टोक्स लाइन आपको यहां पर क्या देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा वीक देखने को मिलती है। ये बात मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और यहां पर मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर आपका पार्टिकल रहने वाला है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो ग्राउंड स्टेट के बाद वो क्या कर सकता है, वो जाएगा वर्चुअल में। अगर वो वापस से आ गया है ग्राउंड के अंदर, क्या बोलते हो, म्यू रेले बोलते हो। लेकिन अगर ये पार्टिकल वर्चुअल में जाने के बाद कहां पर आ जाता है, n इक्वल टू 1 में आ जाएगा, तो इसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, रमन शिफ्ट बोलने वाले हो। यानी कि जो आपकी है रमन शिफ्ट पास क्या हो जाएगी, वो E1 माइनस का E0 हो जाएगी। और हर वक्त आपका पार्टिकल कहां होता है, ग्राउंड स्टेट में ही होता है। यहां पर पार्टिकल होते ही नहीं है, इसलिए हम लोग और किसी शिफ्ट की बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आपके पास रमन शिफ्ट कहां पर आने वाली है, n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1 ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या आने वाली है, रमन शिफ्ट आने वाली है। डेल्टा n इज इक्वल टू +-1 भी अलाउड है। ये सारे भी आपके पास क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। ये सारे के सारे पास क्या होने वाले हैं, वीक होने वाले हैं। ऊपर से रमन स्पेक्ट्रा भी क्या होता है, वीक होता है। रमन स्पेक्ट्रा को दिखाने के लिए आपके पास 10⁻⁶ फोटोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन आपको दिखाता है, रमन स्पेक्ट्रा दिखाता है। तो रमन स्पेक्ट्रा पहले से ही वीक है और ये सारे के कोरस्पोंडिंग आपके पास स्पेक्ट्रा पहले से होता है वीक। यानी कि वीक प्लस वीक आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। यानी कि इसके कोरस्पोंडिंग आपको कोई भी रमन शिफ्ट देखने को नहीं मिलने वाली है। इनकी आप लोग बात नहीं करते हो वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। यानी कि डेल्टा n इक्वल टू +-1 के कोरस्पोंडिंग जो आपको होने वाला है ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग डेल्टा n इक्वल टू +-1 विल बी द रमन शिफ्ट। और आपको पता है कि E1 माइनस का E0 क्या होता है, आपको क्या पता है, ओमेगा E माइनस का 2 ओमेगा E XC। तो बेसिकली ये आपके पास क्या होने वाली, रमन शिफ्ट होने वाली है। इस एनर्जी को आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है अपनी स्टोक लाइन के लिए और एंटी स्टोक लाइन के लिए। कैसे करते हो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइब्रेशनल वेव नंबर ऑफ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर इज, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है En इज इक्वल टू n+1 इंटू में ओमेगा E माइनस n+1/2 उसका स्क्वायर ओमेगा E XC। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। देखिए हार्मोनिक क्या होता है, आइडियल सिस्टम होता है। तो आइडियल हम लोग क्यों पढ़े, मेरे पास क्या है, रियल सिस्टम है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ रियल सिस्टम को लेकर ही बात करूंगा। तो आपको पता है कि अगर आपका मोशन होता है एन हार्मोनिक, तो क्या होता है, En इज इक्वल टू n+1/2 इंटू में ओमेगा E माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर इंटू में ओमेगा E माइनस का XC। और आपके पास जो डेल्टा n की सेक्शन पर होता है +-1 +-2 +-3। ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर पता है। तो जो बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, अलग से यहाँ पर सच लिखी हुई है। सिमिलर टू IR स्पेक्ट्रा सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रा इज डेल्टा n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3। एट नॉर्मल टेम्परेचर पॉपुलेशन ऑफ वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट इज जनरली स्मॉल एंड वी नीड टू कंसिडर ओनली n इज इक्वल टू 0 to n इज इक्वल टू 1 ट्रांजिशन। फर्दर एज रमन स्पेक्ट्रिंग इज वेरी वीक, ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशन बैंड जनरली डू नॉट अपीयर इन दिस स्पेक्ट्रा। अब कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे जाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे। आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर द ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 0 to n इज इक्वल टू 1 डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस का E0 कितना होता है पास, ओमेगा E माइनस का 2 ओमेगा E XC होता है। इसी को ही आप लोग क्या बोल रहे हो, रमन शिफ्ट बोल रहे हो इन केस ऑफ वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपके पास यहाँ पर म्यू से क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस का डेल्टा ई रमन, म्यू पास क्या हो जाएगा, म्यू आर प्लस का डेल्टा ई रमन। ये आपको पता है, पहले आप लोग इसी बारे में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाने वाला है, जो आपका होगा म्यू स्टॉप पास क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस का ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई XC। और आपके पास म्यू एंड पास क्या हो जाएगा, म्यू आर प्लस का ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई XC। अब इन फॉर्मूले से आप लोग समझने की कोशिश करो कि आपका स्पेक्ट्रा किस टाइप का दिखने
दिखने वाला है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई स्पेक्ट्रा बना रहा हूँ, अभी आपके पास क्या है, कोई वाइब्रेशन से लेवल है, n = 0 आपके पास ये रहा, n = 1 आपके पास ये रहा, n = 2 आपके पास ये रहा। अगर आपका पार्टिकल स्टार्टिंग के अंदर n = 0 के अंदर है, इसने क्या किया, लाइट को किया एब्जॉर्ब, कहाँ चला जाएगा, वर्चुअल स्टेट के अंदर चला जाएगा, वापस से कहाँ पर आ गया, वो n = 0 में आ गया। तो इसके कोरस्पोंडिंग आपको क्या मिलने वाली है, एक रेले की लाइन मिलेगी, यानी कि म्यू आर के ऊपर मिलेगी। जो आपके पास इंसिडेंट होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी के बराबर पास क्या होने वाली है, ये म्यू आर होने वाली है। उसके बाद अगर आपका पार्टिकल होता है n = 0 के अंदर, वो गया ऊपर, फिर वापस कहाँ पर आएगा, वो n = 1 में आ गया, तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलने वाली है, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करेगी, बाहर एब्जॉर्ब करेगी। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, स्टोक्स लाइन बोलते हो। तो स्टोक्स लाइन को कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, इसको क्या बोलते हो, म्यू आर माइनस का ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई, म्यू आर माइनस का ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई एक्स ई। तो इसको आप लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका पार्टिकल अगर n = 1 के अंदर होता है, ऊपर जाएगा, वापस से कहाँ पर आ गया, वो n = 0 में आ गया, यानी कि बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल के सब लोग क्या बोलते हो, एंटी स्टोक्स बोलते हो। अब क्योंकि आपका पार्टिकल n = 1 के अंदर बहुत कम रहता है, इसीलिए एंटी स्टोक वाली आपको क्या मिलने वाली है, बहुत कम इंटेंसिटी की मिलने वाली है, लेकिन कुछ तो आपको मिलेगी ही। तो आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलने वाली, क्या बोलते हो, म्यू आर प्लस का डेल्टा ई रमन बोलते हैं। बस क्या हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पर क्या होने वाला है, ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई एक्स ई होने वाला है। तो स्पेक्ट्रा बेसिकली कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर पास क्या आने वाली है, म्यू आर आएगी, यहाँ पर पास क्या आएगी, एक स्टोक लाइन आएगी, यहाँ पर पास क्या आएगी, एक एंटी स्टोक लाइन आएगी। सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप लोग बात करोगे रोटेशन, वाइब्रेशन, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आपके पास क्या होने वाला है, इस लाइन के आसपास आपको यहाँ पर 2 लाइन और दिखेगी, यहाँ पर भी आपको दिखेगी 2 लाइन और दिखेगी। सब लोग क्या बोलते हो, ओ ब्रांच और एस ब्रांच बोलते हो। अब यहाँ से आपके पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बन सकता है, जैसे कि एंटी स्टोक लाइन इन वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा इज वेरी वीक बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाइज इन द ग्राउंड स्टेट। मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद ग्रोस सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशन मोशन मस्ट कोज चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। आपको ग्रोस सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास क्या होता है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपके पास जो था ग्रोस सिलेक्शन रूल, वो क्या था कि आपके पास चेंज इन डायनामिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो इसके लिए जो आपके पास होता है ग्रोस सिलेक्शन रूल, क्या होता है, वो वाइब्रेशन मोशन मस्ट कोज चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसको आप लोग ऐसे याद कर लो, क्योंकि यहां से आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके पास यहां पर बन सकते हैं। इन केस ऑफ लाइट डायटोमिक मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशन इन रमन स्पेक्ट्रा इज रिजॉल्व्ड। अब हम लोग बात करने वाले हैं वाइब्रेशन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा की। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल होता है, लाइट मॉलिक्यूल आपके पास होता है, तो उस केस के अंदर आपको वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशन क्या देखने को मिलता है, रमन स्पेक्ट्रा के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि वाइब्रेशन भी देखने को मिलेगा और रोटेशन भी साथ देखने को मिलेगा और रमन भी आपको साथ देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है लाइट डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब लाइट डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास ऐसा क्या हो जाता है, अगर आपका मॉलिक्यूल होता है लाइट से मतलब क्या है, यहाँ पर इसके पास मास क्या है, कम है, और आपको पता है कि जब अभी क्या होता है h² / 8π² म्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर म्यू पर क्या है, ये आपके पास होता है रिड्यूस मास। तो अगर आपके पास मास कम होगा, यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, ये मास कम होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, b आपके पास ज्यादा हो जाएगा, यानी कि रोटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास रोटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लाइंस के बीच का जो गैप है वो भी आपके पास क्या होता है, बढ़ जाता है। रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था कि आपके पास लाइन होती है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उनके बीच का क्या होता है, पास वो 2b होता है। यानी कि अगर आपके b की वैल्यू बढ़ेगी, तो लाइंस के बीच का गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर लाइंस के बीच का गैप इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी आपको स्पेक्ट्रा के अंदर दिखने लग जाएंगे। वहीं अगर आपका मॉलिक्यूल हुआ बहुत ज्यादा हैवी, यानी कि म्यू आपके पास क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा होगा, तो पास b क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लाइंस बहुत पास आएंगी और ट्रांजिशन को आप लोग क्या कर पाओगे, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ लाइट डायटोमिक मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशन इन रमन स्पेक्ट्रा इज रिजॉल्व। रमन स्पेक्ट्रा पढ़ते वक्त आपको वाइब्रेशन के और रोटेशन के दोनों के दिख जाएंगे। अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा होने वाला है, लाइट डायटोमिक मॉलिक्यूल होने वाला है। इसको हम लोग आगे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द गैप बिटवीन रोटेशन एनर्जी लेवल्स इन लाइट मॉलिक्यूल इज लार्ज एंड बी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, और बी भी यहां पर क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। इन केस ऑफ वाइब्रेशन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द रमन शिफ्ट मे बी ऑब्टेन एज। अब यहां पर आपको मैं रमन शिफ्ट डायरेक्टली बता रहा हूं। ट्रांजिशन पास यहां पर कैसे होने वाला है, मान लीजिए आपके पास पार्टिकल कहां पर है, स्टार्टिंग के अंदर n = 0 का पार्टिकल आपके पास कहां है, यहां पर है। अब आपने यहां पर क्या किया है, आपने यहां पर मॉलिक्यूल को पहले क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। अब अगर ये वापस से यहां पर आ जाता है, यानी कि उसने क्या किया है, वाइब्रेशन को भी चेंज कर लिया है, यानी कि n = 0 से कहां चला गया, n = 1 में चला गया। और उसने क्या कर लिया, j = 0 से कहां चला गया, वो j = 2 में चला गया है।
यानी कि वाइब्रेशन को भी चेंज कर लिया और रोटेशन को भी चेंज कर लिया। लेकिन इनको चेंज करते वक्त आपको अपने सिलेक्शन रूल के ऊपर हमेशा फोकस करना है। डेल्टा आप लोग यहां पर क्या लेकर चलोगे, +-1 ही लेकर चलोगे, और डेल्टा पर क्या लेकर चलोगे, +-2 ही लेकर चलोगे। तो इन चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आपको यहां पर इस पार्टिकल की एनर्जी निकालनी तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो, रोटेशन की भी ले लो और आप लोग क्या करो, वाइब्रेशन की भी ले लो। कैसे लोगे आप लोग, E n जब पास क्या बन जाएगा, n+1/2 इंटू में ओमेगा ई माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई। कहां से आ गई, आपके पास आ गई है वाइब्रेशन से। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, रोटेशन की लिख दी, BJ इंटू में J+1। आप लोग यहाँ पर D को आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, D आपके पास क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर लोग क्या बात कर रहे हो, एन हार्मोनिक की और रिजिड बात कर रहे हो। इसकी बात हमने पहले भी की थी कि आपके पास जो होता है D, इसको आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास D की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो इस फॉर्मूले का यूज कर आप लोग क्या कर सकते हो, इस पार्टिकल की एनर्जी निकाल सकते हो, इसकी भी निकाल सकते हो, और फिर आप लोग इनका सब्ट्रैक्ट करके क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन की एनर्जी भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ से आपके पास अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटी मोटी बात हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी डेल्टा n इज इक्वल टू +-1 आपके पास था ही, +-2 भी था, +-3 भी था, +-4 भी था। ये बहुत वीक होते हैं, पर आपको इनको लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये हो तो रही है। उसके बाद डेल्टा j इज इक्वल टू 0 भी आएगा और आपके पास +-2 भी आएगा। +-2 और प्लस क्यों आएगा, रमन की वजह से, 0 प्लस क्यों आएगा, रेले की वजह से। अब +-2 के अंदर से अगर आपके पास +2 होते हैं, लोग क्या बोलते हो, S ब्रांच बोलते हो। अगर आपके पास होता है -2 क्या बोलते हो आप लोग, O ब्रांच बोलते हो। S और O ही क्यों बोला, क्योंकि P पहले आ चुका है, R पहले आ चुका है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, Q में होते हो, तो Q पास आ गए तो इसमें क्या बोल दिया है, O बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया है, S बोल दिया। यानी कि अगर आपके पास डेल्टा J होता है -2 क्या बोलते हो, उसको O ब्रांच बोलते हो। -1 को क्या बोलोगे, P ब्रांच, इसको क्या बोलोगे, Q ब्रांच, इसको क्या बोलोगे आप लोग, R ब्रांच, इसको क्या बोलोगे आप लोग, S ब्रांच। तो आप लोग क्या करो, -2 -1 0 +1 -2 को लिख दो, फिर लिख दो OPQRS, यानी कि OPQRS। ये एक सीरीज के अंदर ही है, इसीलिए इसको यहाँ पर इस तरीके से नाम दिया गया है। तो इस टॉपिक के ऊपर से अभी तक आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि S ब्रांच क्या होती है, आपके पास O ब्रांच क्या होती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास डेल्टा J क्या होता है। तो आप लोग क्या करो, इस टेबल को याद कर लो, किस कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कैसी ब्रांच आती है उसको याद कर लो, और स्पेक्ट्रा आपको कैसा दिखने वाला है, O ब्रांच कहां दिखेगी, S ब्रांच कहां दिखेगी, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ना है, और अपने दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करना है। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आयो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो आप लोग RJ अकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।